डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। अब आप जो है वो जनरली सिचुएशंस को कैसे मॉडल कर रहे थे, आपने कहा कि जी बैग में से 3 पेपर्स निकाल लिए, तो आपने ट्री डायग्राम बना लिया, आउटकम्स इमेजिन कर लिए, सही है। अब जो है वो अगर मैं ट्रायल्स को बढ़ाता जाऊं, ओके, मैं ट्रायल्स को बढ़ाता जाऊं, मैंने कहा जी बैग में से 9 पेपर्स निकालनी है, सही है, या एक बैग में बहुत सारी पेन्स है, मुझे 10 पेन्स चाहिए, सही। तो मेरे ट्रायल्स बढ़ते जा रहे हैं। सो व्हेन आई हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स, सही है, एंड माई प्रोबेबिलिटी इज द सेम फॉर ईच ट्रायल, ये दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई मुझे पता है कि माई प्रोबेबिलिटी इज द सेम फॉर ईच ट्रायल, यानी एक बैग में जो है वो, लेट्स से मैं बैग की एग्जांपल नहीं देता, एक स्टोर रूम है जिसमें मैंने पेन्स बहुत सारी स्टोर की हुई है, सही, मेरे पास 1 लाख पेन्स है, ओके, आई हैव 100,000 पेन्स, so the probability of success will not change a lot. I can assume that the probability of success will be the same, सही है। तो मैं कहूंगा कि वो एक बाइनोमियल सिचुएशन हो जाएगी मेरे पास, जनरली जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहती है और नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होते हैं, उसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, पेन्स इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, बट लेट मी शो यू दिस। पहले आप क्वेश्चन रीड कर लें तो आपको पता चलेगा कि ऐसी सिचुएशंस को बाइनोमियल से मॉडल किया जा सकता है। वो कहता है एट अ सुपरमार्केट 60% of the customers pay by credit card. Okay, 60% of the customers pay by credit card. So you know from experience that 60% of your customers who come to the checkout counter will give you a credit card. So every customer that comes in has the same probability of success. He has the same probability कि भाई 60% चांस है कि वो क्रेडिट कार्ड देगा मुझे, ओके। फिर मैंने कहा कि सैंपल ऑफ 10 कस्टमर्स इज सिलेक्टेड, एक फाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर्स पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सही है, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली 2 पे बाय क्रेडिट कार्ड, सही। तो ऐसी सिचुएशंस को हम बाइनोमियल से मॉडल करते हैं। हम कहते हैं कि बाइनोमियल में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह लिखा जाता है, ये मैंने लिखा है, x is modeled by a binomial distribution with parameters n comma p. उस्मान तुम या तो distributed with n comma p, सही है, n is the number of trials, सही है। तो बाइनोमियल में 2 चीजें कंसिडर की जाती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p is the probability of success, सही है। बाइनोमियल में आपने किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ फॉर्मूला, मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये बेहतर समझ आएगा कि आपने किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है NCR Q पावर n माइनस R एंड P पावर R। वो उसमें A और B आगे पीछे होते हैं, ये ख्याल रखना है। ये पहले Q लिखा हुआ है फिर P लिखा हुआ है, उसमें पहले A लिखते थे फिर B लिखते थे। There is a difference, इससे बता रहा हूँ, सही है। Q की पावर n माइनस R होगी और P की पावर R होगी। अब P तो मैंने बता दिया P क्या होता है, P is the probability of success, Q is what, probability of failure। कैसे निकलती है, Q is 1 माइनस P, यानी 60% कस्टमर्स अगर क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो 40% जो है वो पे नहीं करते, 0.6 एंड 0.4, ओके। अभी अगले क्वेश्चन में यही करूंगा मैं, R जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, आता हूं मैं अगले क्वेश्चन में देखना। उस केस में 2 निकालने थे ना, एग्जैक्टली 2 पे बाय क्रेडिट कार्ड, मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, ओके। R लिखा हुआ है, दिस इज R, Y कहां से लग रहा है ये, is modeled by कहते हैं, दिस इज द नोटेशन फॉर्म ना, ओके। क्या क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी, मैं दिखाता हूँ अभी।
आगे बढ़ूं? उसने कहा at a supermarket 60% of the customers pay by credit card. Find the probability that in a randomly selected sample of 10 customers. तो मैं कहूंगा कि x is binomially distributed with 10, 0.6. क्या ये बात सबको समझ आती है कि मेरे ट्रायल्स जो है वो 10 हैं and my probability of success is 0.6. If p is 0.6 then q must be 0.4. ये मैंने लिख लिया ऊपर ताकि आगे जो है वो मुझे कन्वीनियंट रहे. अब मुझे पहले पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? तो मैं कहूंगा 10c2 q पावर 10-2 and into p पावर. सही है? तो क्या लिखूं? मोर देन 7 को किस तरह नोटेट? x इज ग्रेटर देन 7. तो जब x इज ग्रेटर देन 7 की बात हो रही है तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा मैं? 8, 9 और 10. एक मिनट में निकाल वो करते हैं, तीनों की अलग अलग निकलेगी और ऐड हो जाएगी. सही है? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक मिनट में वो लिखता हूँ. मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मोर देन 7 यानी आई एम सक्सेसफुल व्हेन 8 कस्टमर्स पे बाय क्रेडिट कार्ड और 9 पे बाय क्रेडिट कार्ड और 10 पे बाय क्रेडिट कार्ड. आई वांट टू नो हु यू वर कॉलिंग. क्या हो गया? खैरियत? कौन से करोड़ों के बिजनेस चल रहे हैं बेटा सुबह सुबह? इतनी सुबह तो बैंक वाले भी जवाब नहीं देते. So probability of 8, 9 and 10. Okay, 8 की probability कैसे निकालूंगा मैं? 10c8 q पावर 10-8 p पावर 8. अच्छा, अब मेरी आदत ये है कि मैं इसको वर्टिकली लिखता हूं बिकॉज आई फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू राइट. ओके, जो मैं आपके साथ बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी यही कहता था आपको कि मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है so that I can see the numbers clearly. अच्छा, ये आज आप घर पे जाके जो है वो कैलकुलेटर पे प्लीज 2-3 क्वेश्चंस को इस तरह करके देख लीजिएगा, किसी भी कैलकुलेटर पे कर लें. हाँ, तुमने नकली वाला तो नहीं खरीदा? दिखाओ, मोड दिखाओ. एक वो किसी के पास था एंड उसके अंदर सॉफ्टवेयर पुराना था, वो बॉडी नहीं थी. हाँ, दिस इज फाइन. सो वो पुराने फंक्शंस आ रहे थे जस्ट विद द न्यू बॉडी. सो यू कैन फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेटर्स आउटसाइड. ये प्लीज, अच्छा मैं क्या कह रहा था कि प्लीज एक दफा कैलकुलेटर में चला के देख लीजिएगा. ब्रैकेट्स बना के करें ज्यादा बेहतर होता है. ये जब आप 10c8 भी लिखे ना, इसके बाद भी ब्रैकेट लगाइएगा. कल कोई जो है वो कैलकुलेटर पे इस तरह कर रहा था, उसने लिखा था 10c0 और फिर आगे सारा लिखा हुआ था, सही लिखा हुआ था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आया था. व्हाट द कैलकुलेटर वाज डूइंग वाज गिविंग मी एन आंसर 0 बिकॉज इट वाजंट, बिकॉज वो 0 को जो है वो इन सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहा था. सही है? तो कैलकुलेटर्स में कभी कभार छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बाद में विजिबल होती है वंस यू ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस. ओके, आगे बढ़े. इसके सवाल कभी सिंपल भी होते हैं, कभी मुश्किल भी होते हैं. मुश्किल वाले मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. In a certain country, 12% of the houses are solar heating. 19 houses are chosen at random. Find the probability that fewer than 4 houses have solar heating. पहले मैं कह दूं कि x is binomially distributed with पहले 19, 0.12. Everybody understands this? So p क्या लिखा है मैंने? 0.12 लिखा है और q क्या लिखा है? q क्या हो जाएगा? 0.88. अब मैंने क्या कहा? fewer than 4. Fewer than 4. 0, 1, 2, 3. 0 हाउसेस भी हो सकते हैं. नहीं, none of the houses have solar heating. That means 0, right?
Does everybody understand this translation? इसमें कोई मसला हो तो बताएं, आगे तो फिर सारा प्रोसेस सेम ही रहता है बार बार। लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा, अभी आगे जाके 1 में से भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। यू विल फाइंड इट इजियर इफ यू हैव द नंबर्स रिटन डाउन। इट्स नॉट नेसेसरी बट यू आर गोइंग टू फाइंड इट इजियर। ये मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ ना, मैं अपनी असिस्टेंस के लिए लिख रहा होता हूँ, तुम्हें मार्किंग स्कीम में भी नजर आएगी। बट आई फाइंड इट मोर कन्वीनियंट कि मेरे सामने लिखा हुआ हो तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना आसान रहती है फिर, जो सैंपल होता है। हाँ, वो जितनी चीजें चूज किए में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, कितने लोगों से जाके पूछ रहे हो? 19 लोगों से जाके पूछ रहे हो, सही है। and you're calculating the probability of less than 4 agreeing with you. Okay, (19C01) होता है बेटा, तो 0 कैसे हुआ? Because this is my success. अच्छा, अब यहाँ पे एक जनरली सवाल होता है, आगे एक सवाल है जो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पेन बीइंग डिफेक्टिव इज 0.1। सही है, तो वो नहीं, जो भी क्वेश्चन कहेगा ना वो तुम्हारा सक्सेस हो जाएगा। सही है, सो माई जॉब इज टू पिक आउट फॉल्टी पेन्स। आई एम अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। 0.1 जो होगा वो तुम्हारा सक्सेस होता है। सो वट एवर द क्वेश्चन टेल्स यू is your success. Okay, so solar heating है, that's when I'm successful. नहीं है तो unsuccessful. Okay, you have to decide that at the start. और मैं आपसे कहूंगा कि जो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं ना आप उसी पे रहे, don't try to change that, otherwise it creates a conflict. Okay, ये फिर से यूबीएल वालों का मैसेज तो नहीं आ रहा है? फ्रॉड तो नहीं किया तुमने? साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। ऑफेंड हो रहे हो? ओके, कोई बात नहीं, सवाल करो। जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नथिंग अनयूजुअल अबाउट दिस क्वेश्चन। सही है, ये टॉपिक ऐसा ही होता है, कुछ चीजें भी आएंगी थोड़ी सी डिफरेंट, बट दिस चैप्टर इज लार्जली सिंपल एंड इट हैज प्योर क्वेश्चंस इन द होमवर्क एज वेल। आई थिंक क्या 4.3? मैं 4.3 पे जाता हूँ अभी, मैं नजर नहीं आ रहा मेरे सामने। एक वेरिएंट या दो? आगे बढ़ो शायद जल्दी। फोर 4.3 ये लिखा हुआ है फॉर्मूला शीट में, दिखा देता हूँ। अब ये देखें, वो एनसीआर को ऐसे लिखता है और उसने इस तरह लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसने क्यू नहीं लिखा हुआ, 1 - p लिखा हुआ है। वो प्रोबेबिलिटी लेके n - r ही लिखी हुई है ना। मैं वैसे ऑनेस्टली सजेस्ट करूंगा, डोंट लीव एनी फॉर्मूला फॉर द फॉर्मूला शीट, कि आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में जाके जो है वो मैं कर लूंगा। शायद फोन सही है, तो आप जो है वो फॉर्मूलाज को याद करें। आप होमवर्क करेंगे, अप्लाई करेंगे, फॉर्मूलाज खुद ही याद हो जाते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन सब याद हो जाता है। मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ये आप छोड़ेंगे नहीं, एग्जाम में जाके देखाऊंगा, बात फॉर्मूला की नहीं होती, बात उसको अप्लाई करने की होती है। अगर आपको एप्लीकेशन आ गई तो फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा। सही है, ये वाला सवाल सिंपल है,
अब ये डायरेक्ट दिया हुआ है सिर्फ इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है कि कभी कभार क्वेश्चन जो है वो खुद ही नोटेशन फॉर्म में आता है. सो एन एन पी 3 की प्रोबेबिलिटी 7C3 0.8 पावर 4 0.2 पावर 3 सही है ना. बिटवीन 1 and 4 किसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं? 2 और 3 की. 3 के ऊपर से डायरेक्ट आ जाएगी, 2 की लिख लेता हूं. So I am just writing these down for reference. अच्छा सी देख लें कितनी होगी तुम बताओ. अगर 7 ट्रायल्स हैं तो 7 दफा ही सक्सेसफुल हो सकते हो ना. तो अब मैं ग्रेटर देन 1 कह रहा हूं तो आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? 2 3 4 5 6 7. बहुत लंबा सवाल नहीं हो जाएगा? व्हाट्स द शॉर्टर वे? 1 में से 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मुझे कैसे पता चलेगा 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? मैं पहले अपने नंबर्स इमेजिन खुद कर लूं और फिर मैं आपसे कह दूं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कर ले. दैट शुड गिव यू द सेम आंसर एज एडिंग 2 3 4 5 6 7. ये देखो ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब था? 2 3 4 5 6 7. ग्रेटर देन 1 में 1 कैसे हो सकता है? सही है. ग्रेटर देन 1 में 2 से स्टार्ट होगा. अब कौन से नंबर्स मैंने नहीं लिखे? 0 और 1 नहीं लिखे, तो 1 को 0 और 1 को जो है वो मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. 7 तक जाएगा ना, क्योंकि 7 ट्रायल्स हैं. तुम 7 दफा ही सक्सेसफुल हो सकते हो मैक्सिमम. नंबर तो 8 हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा सक्सेस जो है वो 7 पे लिमिट होगी ना. मैं ये नहीं कह रहा 0 ट्रायल्स नहीं हो सकते. 0 दफा तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, ट्रायल तो तुम्हें 7 दफा करना है. देखो ट्रायल में मैं नंबर्स काउंट नहीं कर रहा. ये वाला सवाल देखो. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 10 कस्टमर्स, तो 10 कस्टमर्स पे ही ट्रायल होगा ना, 11 कस्टमर्स पे तो नहीं होगा. ओके. बट इफ यू इमेजिन माई सक्सेस, आई कैन बी सक्सेसफुल 0 टाइम्स और 1 टाइम्स और 2 टाइम्स और 3 टाइम्स. तुम ये काउंट करोगे तो 11 नंबर्स बनेंगे. ओके, बिकॉज दैट्स माई सक्सेस प्रोबेबिलिटी, राइट. यहाँ था मैं. ये जनरली 3 मार्क का होता है और ऊपर वाला फिर 2 मार्क का होता है. वो कभी कभार भाई देखें, आप सारे निकाल के भी आंसर देंगे ना तो आंसर सही आएगा. टाइम रहा होगा. सही है. नहीं क्लिक कर रहा तो आप करें. ओके. इट्स सही है. टाइम बचे तो आप चेक कर लें, या आपसे नहीं हो रहा सवाल तो आप यही कर लें. सही है. एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट एन आंसर दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट. इसमें बस माइनस का ख्याल रखिएगा. दोनों माइनस हो रहे हैं. सही है. दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, एक ही बात. किसकी लिमिट? नहीं हो सकते ना कभी भी, प्रोबेबिलिटी है ना. अच्छा यहाँ पे भी कभी कभार लोगों के ये जैसे पार्ट बी का आंसर जो होता है वो 1 से बड़ा आ जाता है. भाई अगेन यू आर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी. नन ऑफ योर आंसर्स कैन बी ग्रेटर देन 1 और इन द नेगेटिव. NC0 भी 1 होता है और NC1 जो होता है वो n होता है. ओके. आगे बढ़े.
अच्छा अब ये देखें, ये कहता है कि गिवन दैट दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज लेस देन 0.1, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे प्लीज गौर से सब देख लें, दिस इज समथिंग डिफरेंट। I want everybody to understand this because this is there in the past papers and it involves a concept that you haven't studied before. Logarithms मैंने binomial expansion में तो नहीं कराए थे ना, सही है। यहाँ पे थोड़ा सा logarithms आता है, सही। मैं logarithms बैठ के आपको नहीं समझाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन जब सिचुएशन पे पहुंच जाएगा उसको सिचुएशन को रिजॉल्व कैसे करना है वो सिखाऊंगा, सही है। जीरो की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो NC 0 पावर n माइनस 0 0.4 पावर 0 इज लेस देन 0.1। सब पहले गौर से बोर्ड पे देख लें फिर कॉपी कीजिएगा, सही है। इसमें दो तीन चीजें हैं, आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड एट द एंड। अब हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन में भी पढ़ा था कि NC0 1 होता है और NC1 जो होता है वो n होता है। तो NC0 1 हो जाएगा, ये 0.6 पावर n बन जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। So I have a situation where I have 0.6 power n is less than 0.1। जब कहीं पावर अननोन होती है, सही है, जब पावर अननोन होती है तो वी यूज एन आइडिया कॉल्ड लोगैरिथम्स। अब लोगैरिथम्स क्या होते हैं, वो अननोन पावर्स को सॉल्व करने के लिए एक फंक्शन होता है, सही है। आप अपने कैलकुलेटर्स पे ढूंढे, अब मैं आपको लोगैरिथम्स नहीं सिखा रहा, देयर इज समथिंग कॉल्ड ln, नेचुरल लोगैरिथम कहते हैं इसको। सब अपनी कैलकुलेटर्स पे ढूंढ ले कहां पे है, जिसको नहीं पता वो प्लीज ढूंढ ले, जिसने एडवांस नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं पता होगा, सही है। इट्स ऑन द राइट साइड ऑफ योर कैलकुलेटर, ऊपर फंक्शंस में। वो कुछ भी ले सकते हैं, मैं तुम्हें कहूंगा ln में एक कांस्टेंट सिखा रहा हूं कि ln लेना है हमेशा, there's no reason। लॉग भी लोगे सेम आंसर आएगा। ln is 1, ln is basically logarithm to the base e, बेस e होती है उसकी, ये वो लग किसी भी नंबर पे सकता है। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट कर रहा हूँ, सही है। ln हमने ढूंढ लिया कैलकुलेटर के ऊपर। अब ऐसी सिचुएशंस को रिजॉल्व कैसे करते हैं, यू टेक एन ln ऑन बोथ साइड्स। व्हेन यू टेक एन ln ऑन बोथ साइड्स दिस बिकम्स ln 0.6 n एंड ln 0.1, सही है। लोगैरिथम्स के कुछ रूल्स होते हैं, उस एक रूल ऐसा होता है कि ये पावर्स होती है नीचे उतर आती है, सो दिस बिकम्स n इंटू ln 0.6 एंड दूसरी साइड पे रह जाएगा ln 0.1 के पावर मैंने आपको सिखाया कि वो नीचे उतर आती है। मैं आपको ब्रीफली लोगैरिथम्स का जो एप्लीकेशन है वो सिखा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट, सही है। तो अभी थोड़ा सा रट्टा लगा ले, ये कुछ क्वेश्चंस में होता है, ओके क्लियर सो फार। अब बोलो तीसरी में, हाँ पूरा है लोगैरिथम्स चैप्टर है, वहां तो फिर डिटेल भी आती है ना, उसकी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन सारी आएंगी, एड मैथ वाला, हाँ मोस्टली। अच्छा अब कैन यू कैलकुलेट ln 0.6। अच्छा एक जो ये अब मई के जैसे दिमाग में आ रहा है कि इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ln 0.1 डिवाइड बाय ln 0.6 कर दे तो आंसर आ जाएगा। उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं दूसरी साइड पे तुम्हें क्यों कैलकुलेट करने को कह रहा हूँ, ग्रेटर देन लेस देन का प्रॉब्लम हो जाएगा अगर तुम डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे तो तुम एक चीज जो है वो इग्नोर कर दोगे, ग्रेटर आ जाएगी। ln 0.6 क्या आ रहा है, माइनस 0. सही है। और ln 0.1 क्या आ रहा है, समथिंग बताओ मुझे, 0
ओके, नाउ बिकॉज दीज टू आर नेगेटिव नंबर्स, आपको वो इनइक्वालिटीज के रूल्स याद हैं जो आप ओ लेवल्स में पढ़ते हैं कि भाई अगर नेगेटिव नंबर को दूसरी साइड पे ले जाया जाता है तो आपको साइन फ्लिप करनी होती है. So if I now move it to the other side, then I must flip this sign. N is greater than 507. So अगर मैंने ये अलग अलग नंबर्स ना एवेल्युएट किए होते तो मुझे पता नहीं चलता कि साइन फ्लिप करनी है. तुम्हारा फाइनल आंसर गलत निकल रहा होता. तुम मुझे आंसर 4 दे देते, यहाँ पे आंसर 5 आना है. n is greater than 4.5, तो तुम क्या कहोगे कि n should be 5. लीस्ट वैल्यू ऑफ n पूछी हुई ऊपर. 4.5 से बड़ी वैल्यूज में लीस्ट कौन सी होगी आपके पास? 5 होगी. 4.5 से बड़े तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब हो सकते हैं. डायरेक्ट तुम करते तो तुम्हारी जो इनइक्वालिटी होती वो ऐसी आ रही होती. तुम्हारी इनइक्वालिटी फ्लिप नहीं हुई होती, तुम्हें पता नहीं चला होता. ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये बाइनोमियल में हमेशा फ्लिप होगा. क्यों बताओ क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 से कम होती हैं और 1 से कम आप ln किसी भी नंबर का ले लें तो नेगेटिव आता है. रट्टा लगा लो उस बात का. वो दैट्स नॉट एन इशू. एक मिनट असद को बोलने दो. बाइनोमियल में यस, ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होती है. 1 से कम किसी भी नंबर का ln लो तो नेगेटिव आता है. मैंने कहा कि इसमें हमेशा फ्लिप हो रही होगी. क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 से कम होंगी, तो मैं ln हमेशा 1 से कम वाले नंबर पे लगा रहे होगे. तो ln ऑफ एनीथिंग लेस देन 1 इज ऑलवेज नेगेटिव. ln 1 0 होता है, उससे कम जो होता है. ln का अगर आपको ग्राफ याद हो तो ऐसा होता है. बिल्कुल नहीं. बस टीचर ही नहीं पढ़ाते, हम तो पढ़ते हैं सब, है ना. ये द डिलेमा ऑफ एजुकेशन. नहीं लोग आए थे था. ई पावर x से ग्राफ बनाते हो तो ln क्या होता है? इट्स द इनवर्स. आपने फंक्शंस में पढ़ा होता है, आपने लोगैरिथम्स में नहीं पढ़ा होता. जब आप एडमैथ के फंक्शंस पढ़ते हैं उसमें इनवर्स पढ़ते हैं, वो इनवर्स ये होता है. बस मैं क्या बताऊं कि वो पेपर ना देने का जो दुख है ना वो आपसे ज्यादा हमें. आपको तो खैर दुख नहीं है, मुफ्त के आए. अभी कल मैं a box contains a large number of pens. The probability that a pen is faulty is 0.1. तो मेरा सक्सेस क्या है कि the pen is faulty. हाँ, और क्यों क्या है? 0.9. How many pens? What am I asking you? N पूछ रहा हूँ. So N is unknown. How many pens would you need to select to be more than 95% certain of picking at least one faulty pen? इसको पेन कर दो 141, कंफ्यूजिंग हो जाता है. 1 faulty pen, वेरी कंफ्यूजिंग टू ट्रांसलेट. मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ. ऐसे कैसे पता चल सकता है? डायरेक्ट नहीं पता चल सकता. आई वॉन्ट टू बी मोर देन 95% सर्टेन, यानी मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन 95%. किस चीज की ग्रेटर देन 95% प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए? ऑफ एट लीस्ट 1 faulty pen. तो मैंने यहां पे लिखा एट लीस्ट 1 faulty. डू यू ऑल एग्री विद दैट? मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा और. अच्छा, अब एट लीस्ट 1 faulty. एट लीस्ट 1 की क्या प्रोबेबिलिटी? एट लीस्ट 1 को कैसे ट्रांसलेट करते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. सही है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन 0.95. मानो यहां तक समझ आया? जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है ये
ये मैंने ऊपर वाले को ट्रांसलेट किया है। क्या आई वांट टू बी मोर देन 95% सर्टेन, तो मैंने लिखा ग्रेटर देन 95, और मैंने कहा किस चीज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 95% ऑफ एटलीस्ट 1 फॉल्टी पेन, तो ये एटलीस्ट 1 फॉल्टी। फिर मैंने एटलीस्ट 1 फॉल्टी की नोटेशन में ट्रांसलेशन सिखाई है। एटलीस्ट 1 फॉल्टी का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि कम से कम एक से ज्यादा कुछ भी। हाँ, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू बी। सही है कि भाई एटलीस्ट 1 फॉल्टी निकल आए। कि मैं कितनी पेन सेलेक्ट करके बताऊं कि मेरे बॉस ने मुझे टारगेट दिया है कि भाई आप ढूंढे इसमें फॉल्टी पेन, मुझे पता है इसमें फॉल्टी, आप ढूंढ के ला के दिखाएं मुझे। सो आई वांट टू फाइंड आउट कि मुझे कितनी पेन्स को सेलेक्ट करना चाहिए टू फाइंड आउट दैट देयर इज एटलीस्ट 1 फॉल्टी देयर। ओके, एन की वैल्यू निकालनी है। मैंने इसको कहा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। एक मिनट, अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 को कैलकुलेट कैसे करते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, दिस इज ऑलवेज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। वो ब्लू की लाइन बना दी, सॉरी। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 निकालना है ना, तो शायद इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे प्रोबेबिलिटीज निकालनी है 1 2 3 4 5 6 टिल इंफिनिटी, टिल एन, सॉरी टिल एन। किसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी? 0 की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। तो मैंने कहा कि इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज निकालने से बेहतर है मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस कर दूं। वो निकल भी नहीं सकती क्योंकि एन अननोन है। इनफाइनाइट नहीं, n ट्रायल्स है। आई डोंट नो व्हाट n इज, बट आई एम गोइंग टू स्टॉप एट n। सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं nc0 q पावर n माइनस 0 p पावर 0 0.95। सही है। सो 1 माइनस 1.9 पावर n and 1, so 1 minus 0.9 power n is greater than 0.95। इसके बाद किसकी क्लास है? अच्छा, वो did Miss Sara confirm about her Saturday class for 6th of March? No, वो होगी लेकिन वो फेस टू फेस ही होगी probably। कोई बात, कभी कभी पढ़ लेते, ओ लेवल्स के थोड़ी सी कसर निकाल लेते ना। हा? क्या? और ये से 3 गुना मुश्किल है। यहां तक सबको समझ आया? मैंने कैलकुलेशंस कुछ की हैं। वलीद, यहां तक सबको समझ आया? कोई कंफ्यूजन है? मैंने शफल अराउंड किया है। सही है। पहले एलएन लगा लो फिर। सही है। एलएन लगाओ दोनों साइड पे, क्योंकि पावर अननोन है। पावर नीचे आ जाती है। 9 था, सॉरी, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने वो गलत लिख दिया, सॉरी। सही है। अब हमें पता है साइन फ्लिप होगी, तो मैं वही मुझे कह रहा है कि भाई डायरेक्ट फ्लिप कर दे सर आप, तो मैंने फ्लिप कर दी 28 पॉइंट। आप कहेंगे कि भाई 29 पेन्स आप निकालेंगे तो आपके बॉस को जो है वो एक फॉल्टी पेन मिल जाएगी। 95% चांस है कि आपके बॉस को जो है वो एक फॉल्टी पेन मिल जाएगी अगर आप 29 पेन जाके निकालते हैं तो। सही है। सो यू कैलकुलेटेड दैट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जॉब दैट योर बॉस हैज गिवन यू, यू मस्ट पिक आउट 29 पेन। उसमें यू कैन बी एब्सोल्युटली, you can be 95% certain that you've picked out 1 faulty pen. Okay?
एक्सपेक्टेशन कहते हैं मीन को, और वेरिएंस आपको पता है। तो यहाँ पे मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन का फॉर्मूला होता है एनपी। मीन का फॉर्मूला होता है एनपी, सिंपल है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एनपीक्यू, सही है। मीन का फॉर्मूला एनपी, वेरिएंस का फॉर्मूला एनपीक्यू। नहीं नहीं नहीं, एनपी, एन तुम्हारा 7 होगा या 7 और 0.2 था ना, तो 7 into 0.2 बस। प्रोबेबिलिटीज किसी टेबल नहीं बनाना, वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तब बनाते हैं तो वो पूछेगा। कराया था एक, कराया एक वेरिएंस एक साथ ही कराया था, वो साथ ही लिखे थे दोनों, एक ही सवाल कराया था। आई नो आई हैवंट डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट। इज दिस अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला? क्या एक्स स्क्वायर है ना, वो एक्स स्क्वायर पी एक्स था, एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, एक्स ऊपर वाला होता है जो तुम्हारा 0 1 2 3 4 वाला, सही है। वो लिखा हुआ है कहीं, प्लीज उसमें देख लेना, एक एग्जाम्पल किया है मैंने। अच्छा, वेरिएंस एनपीक्यू होता है, सही है। अब यहाँ पे सवाल देख लेते हैं, रैंडम वेरिएबल दिस गिवन दैट द एक्सपेक्टेशन इज 12 एंड वेरिएंस इज 7.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड पी। एनपी, NP is equals to 12 and NPQ equals to 7.5. कैसे? सही है। या फिर मैं डायरेक्ट आपको कह सकता हूं कि NP की वैल्यू 12 है, तो NP की जगह 12 लिख दें। So 12Q equals to 7.5, Q equals to 7.5 divided by 12. That's the quicker way of doing it. सही है, तुम भी सही कर रहे थे, you did a substitution and that makes absolute sense to me. Okay? यहां से क्लियर होगी बात कि पूरा NP मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। कितना आ रहा है? 625। अगर Q 0.625 आया तो P क्या आ जाएगा? 1 minus Q, ये गिवन होता है, सही है। अब NP में, हाँ ये भी प्लीज, क्या P तो 1 minus Q होता है ना, मीन 1 से ज्यादा आ सकता है, P की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। वेरिएंस भी 1 से ज्यादा आ सकते हैं, सही है। अच्छा, ये क्वेश्चंस में जनरली कैसे आते हैं? कभी कभार वो आखिरी पार्ट कह देगा कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन, या फिर वो पहले आपको शुरू में जब इंफॉर्मेशन देता है ना, तो वो कहता है कि फॉर एग्जांपल के 32 हाउसेज आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड द मीन नंबर ऑफ हाउसेज इज 12। तो आपका काम क्या होता है कि आप P खुद से निकालें, मीन को यूज करते हुए आप P की वैल्यू निकालें। इट्स यूजुअली यूज्ड इन रिवर्स, स्क्वायर करके फिर फॉर्मूला लगाओगे। हाँ, क्या तुम क्या कह रहे हो? बस वही, ये मीन और वेरिएंस सिंपल ही होता है इसमें, इसलिए